हेलो एवरीवन, मैं सी अजित कुमार रॉय ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से संबंधित है। ये क्लास मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ सीए इंटर और सीएमए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करें तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में हम आज सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं AS1, जिसका नाम है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। यदि इसको हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा हुआ है नाम से, क्योंकि नाम के पीछे कोई ना कोई मकसद तो होता ही है। तो क्या लिखा हुआ है? डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर किस बात की डिस्क्लोजर करनी है अपने को? अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो दो यहाँ पे शब्द जुड़े हुए हैं, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। अकाउंटिंग पॉलिसीज की बात करें तो सर अकाउंटिंग पॉलिसीज का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होते हैं? रूल्स होते हैं, मेथड्स होते हैं जिसे आप यूज करते हो अकाउंटिंग करते समय, बैलेंस शीट बनाते समय, लेजर्स बनाते समय, यानी जो भी आपका अकाउंटिंग साइकिल है उसको पूरा करने के लिए जो भी आप रूल्स रेगुलेशन का इस्तेमाल करते हो उसे हम बोलते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मान के चलो आपके पास फिक्स्ड एसेट्स है और फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर आप क्या लगा रहे हो? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन लेने के लिए आप क्या करोगे? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए आप स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करोगे या फिर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज करोगे? आप क्या यूज करोगे? जोन सा भी आप मेथड यूज करोगे वह अकाउंटिंग पॉलिसीज है। और दिक्कत क्या है हमारे पास कि कई सारे अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं एक स्पेशल मैटर को लेकर के। जैसे मान के चलो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री हम करते हैं कि इन्वेंट्री की वैल्यू कैसे निकाले। तो इन्वेंट्री की वैल्यू निकालने के लिए भी आपने देखे होंगे फाउंडेशन लेवल पे आपने लिफो मेथड, फीफो मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, सिंपल एवरेज मेथड, जाने क्या क्या कई सारे मेथड्स आपने कर रखे हैं। तो ये सारे अकाउंटिंग पॉलिसीज है। मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक मुद्दा को लेकर के, मुद्दा है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, इस मुद्दे को लेकर के कई सारे हमारे अल्टरनेटिव्स हैं। मतलब सिर्फ एक ही फॉर्मूला नहीं है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के, एक ही फॉर्मूला नहीं है डेप्रिसिएशन निकालने के। तो ये जो कई सारे अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं उसमें से आप जौन सा भी यूज कर रहे हो आपको लिख के देना है, आपको बैलेंस शीट के नीचे डिस्क्लोज करना है कि सर हमारे बैलेंस शीट में जो फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू आई है वह स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करने के बाद आई है, या फिर हमारे पास जो इन्वेंट्रीज है इस साल क्लोजिंग स्टॉक उसकी वैल्यू जो आई है वह हमने फीफो मेथड से लगाई है। दैट्स व्हाई इट इज वेरी रेलेवेंट टू डिस्क्लोज द अकाउंटिंग पॉलिसीज। सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या हमें जौन से भी अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज किए हैं सभी के सभी डिस्क्लोज करने हैं? द आंसर इज यस। आप जौन सा भी अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज करोगे आपको डिस्क्लोज करना ही करना है, सिवाय इन तीनों अकाउंटिंग पॉलिसीज को छोड़ के। ओहो हो, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि सर अभी तक आप बात कर रहे थे डिस्क्लोज करो डिस्क्लोज करो डिस्क्लोज करो, यानी कि जौन सा भी अकाउंटिंग पॉलिसीज आप यूज कर रहे हो सभी के सभी को आप डिस्क्लोज करो। फिर आपने कहा तीन चीजों को छोड़ के, यानी तीन ऐसे अकाउंटिंग डिस्क्लोजर्स हैं जहां पे आपको डिस्क्लोज नहीं करना है। इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। मतलब कि जब भी पूरे वर्ल्ड में बता रहा हूं मैं आपको, अकाउंटिंग जहां भी होती है जनरली वहां पे ये तीन ऐसे फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस हैं जो यूज किए ही जाते हैं। तो मुझे इसके बारे में डिस्क्लोज नहीं करना है क्योंकि ये इम्प्लाइड है ये कि इसे तो यूज करना ही करना है। ये कौन कौन से तीन फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस हैं? तो सबसे पहला अपना गोइंग कंसर्न। जो बच्चे मेरी आवाज को सुन रहे हैं वह इस टेबल को लिख लेंगे। यदि उस टेबल को लिख लेते हैं, मतलब मैं बता दूंगा आपको कि कहाँ कहाँ लिखना है। यदि अभी मैं नोट्स बनाऊं फिर मैं रिकॉर्ड करूं तो यू नो इट्स टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो सबसे अच्छी बात यह है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं घर पे मेरे इस ऑडियो को सुन करके, उनके लिए बता दूंगा मैं कि बच्चे आपको कहाँ कहाँ से लिखना है। यदि आप खुद से नोट बनाते हो तो उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। दैट इज द बेस्ट वे टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर योर एग्जामिनेशन। So there is the fundamental accounting assumptions। fundamental accounting assumptions का मतलब वह अकाउंटिंग पॉलिसी जो हम यूज कर रहे हैं अकाउंटिंग तैयार करने के लिए, और इसे सभी को करना है। चूंकि ये सभी के द्वारा यूज की जाती है तो इसकी डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है। जैसे मान के चलो आप खाना खा के आ रहे हो घर से, तो क्या आप लोगों को बताते हो क्या कि मैं खाना खा के आया हूं? नहीं, सब खाना खा के आए हुए हैं। कोई सांस ले रहा है तो बताना है क्या मैं सांस ले रहा हूं? अरे सब कोई सांस लेते हैं।
तो ये आप समझो कि ये सांस है, ये जो सभी कोई जितना भी जिंदा आदमी है सब सांस ले रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ी ना न्यूज में आएगा कि ये पर्सन सांस ले रहा है, नहीं। जब वो पर्सन सांस नहीं लेगा, उसकी डेथ हो जाएगी, तब न्यूज में आते हैं। तो ये मतलब समझो कि दिस इज द ब्रेथ, मतलब दीज अकाउंटिंग एजम्पशंस आर द ब्रेथ, ये सांस है बच्चे जो आपको अकाउंटिंग के द्वारा लेनी ही लेनी है। तो यानी कि गोइंग कंसर्न आपको लगाने ही लगाने हैं अकाउंटिंग में, कंसिस्टेंसी आपको लगाने ही लगाने हैं, एक्रूअल आपको लगाने ही लगाने हैं। तो मैंने इसका शॉर्टकट भी बनाया है। इसका शॉर्टकट क्या है? इसका शॉर्टकट है CAG। CAG, yes, CAG. I am not saying about the comptroller auditor general. I am saying about the CAG. CAG means consistency, accrual, going concern. Yes. तो सर इसका मतलब तो बताओ कि कंसिस्टेंसी क्या होता है, अक्रूवल क्या होता है, गोइंग कंसर्न क्या होता है। बस तो आप ये बता रहे हो कि यदि आपको ये यूज करना ही करना है और इसके बारे में डिस्क्लोजर नहीं करनी है, तो मैंने कहा मतलब ही बताऊंगा मैं। बट चूंकि इस तीनों का नाम सांस लेना है और कोई भला सांस ले रहा है तो उसे बताना है क्या? द आंसर इज नो। तो इसके बारे में आपको डिस्क्लोज नहीं करना है। देखिए टेबल देखिए, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस इफ फॉलोड, यदि आप फॉलो कर रहे हो, नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड। यदि आप फॉलो नहीं कर रहे हो मतलब आपकी डेथ हो गई, यदि आपके अकाउंटिंग में सांस की कमी हो गई, आपका अकाउंटिंग सांस नहीं ले रहा है, आपका अकाउंटिंग मर गया आपका अकाउंटिंग, तो मर गया तो फिर डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड। ओके, मैं समझ रहा हूं आप लोग कि इस चीज को समझ पा रहे हो। फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग एजम्पशंस की बात करेंगे तो ये तीन फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस हैं, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूवल, जिसे हम बोलते हैं CAG। ये आपको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जौन सा भी अकाउंटिंग पॉलिसीज आप यूज करोगे आपको डिस्क्लोज करना ही करना है। चलिए सर, सबसे पहले हम बात करें गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है। तो गोइंग कंसर्न की यदि हम बात करें तो आप पहले मेरी बात सुनो। गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है सर? गोइंग कंसर्न का मतलब होता है कि आप जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, बिजनेस, तो आपको ये याद रखना है कि आप अपने बिजनेस को फ्यूचर में क्या देखना चाहते हो। ये चलता रहेगा या बंद हो जाएगा? आपका बिजनेस फ्यूचर में चलता रहेगा या बंद हो जाएगा? मैं सवाल पूछ रहा हूं आप लोगों से। सर चलता ही रहेगा, बंद होने के भी चांसेस हैं। तो चांसेस की ऐसी की तैसी, जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो आपको अकाउंटिंग करते समय ये याद रखना है कि अकाउंटिंग में जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बनाते हैं तो ये इस एजम्पशंस से बनाए जाते हैं। आपको एज्यूम करने होते हैं कि आपकी एंटिटी will continue its operation in the foreseeable का मतलब कमिंग, आने वाला पल, in the foreseeable future, and neither there is intention का मतलब इरादा, nor there is need to materially curtail the operation of business। यानी कि materially curtail का मतलब आप अपने बिजनेस को बिल्कुल बंद नहीं करोगे। कर्टेल का मतलब काट देना, छांट देना। तो अपने बिजनेस को आप बंद नहीं करने वाले हो, आपके बिजनेस चलते ही रहेंगे आने वाले समय में। इसीलिए आप अपने फिक्स्ड एसेट्स को जो लिखते हो उसको कॉस्ट पे ही लिखते हो, उसका मार्केट प्राइस से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि आप अपने फिक्स्ड एसेट्स को बेचने वालों में से नहीं हो। चूंकि आपको फिक्स्ड एसेट्स बेचना ही नहीं है तो भला उसके मार्केट प्राइस से आपको क्या मतलब, तो उसे आप कॉस्ट प्राइस पे ही दिखाते हो। तो गोइंग कंसर्न का मतलब सारे के सारे बच्चे यदि सुन पा रहे हैं तो सर इसको कैसे लिखेंगे? गोइंग कंसर्न का मतलब बताइए। गोइंग कंसर्न का मतलब whenever financial statement is prepared, it is assumed that the business shall continue its operation in the coming future. There is neither any requirement, कोई जरूरत नहीं है, neither any requirement nor any necessities, ना ही कोई उतना जरूरी पड़ रहा है कि अपने बिजनेस को हम क्या करें, क्लोज करें। तो बिजनेस नहीं क्लोज करना है ये सोच के अकाउंटिंग करते हैं, उसे हम बोलते हैं गोइंग कंसर्न। नेक्स्ट इज व्हाट? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी नाम से क्लियर है, जैसे आप लोगों को रखनी है कंसिस्टेंसी पढ़ाई में, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जो भी रूटीन आप बनाते हो आपको उसे रेगुलर फॉलो करना चाहिए। तो यही मतलब यहाँ पे कंसिस्टेंसी का अकाउंटिंग सेंस में क्या मतलब है। तो कंसिस्टेंसी का मतलब मैंने अभी कहा आपको कि हम अकाउंटिंग पॉलिसीज की बात कर रहे थे। अकाउंटिंग पॉलिसीज में एक ही मुद्दे के ऊपर कई सारे मेथड्स हैं, कई सारे अल्टरनेटिव्स हैं।
तो आप जौन सा भी अल्टरनेटिव्स चूज करते हो, मान के चलो फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, डेप्रिसिएशन लगाने के लिए आपने स्ट्रेट लाइन मेथड का इस्तेमाल किया, तो आपको अगले साल भी एसएलएम ही लगाना है, उसके अगले साल भी एसएलएम ही लगाना है, उसके अगले साल भी एसएलएम ही लगाना है। ये नहीं कि कभी तुम एसएलएम लगाओ कभी तुम WTV लगाओ, ऐसा नहीं चलने वाला। आप जौन सा भी मेथड चूज कर रहे हो उस मेथड को आपको कंटिन्यूअसली फॉलो करनी है सर, कंटिन्यूअसली, उसमें कोई चेंजेस नहीं लाने हैं। हाँ चेंजेस ला सकते हैं बट ये एक्सेप्शनल होंगे। कब हम चेंज ला सकते हैं, तो आप देखो बाय स्टैच्यू, यानी कि लॉ आपको बोल रहा है चेंज करने के लिए, तभी अपने मेथड को चेंज कर सकते हो। बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही बोल रहा है कि चलो आप पुराने मेथड्स अच्छे नहीं है, नए मेथड्स लगाओ, तब आप चेंज कर सकते हो। या फिर चेंज आपके अकाउंटिंग को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने में हेल्प करेगा, तब आप अपने अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज कर सकते हो। यानी कंसिस्टेंसी की बात करें तो कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस किस बात का, प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉर अ सिमिलर ट्रांजैक्शन इन ऑल अकाउंटिंग पीरियड। ठीक ना, कंसिस्टेंसी हम लगाएंगे लगाएंगे लगाएंगे। हाँ हम कंसिस्टेंसी को भूल जाएंगे जब हमारे पास 3 मुद्दे हो, यानी कंसिस्टेंसी में हम चेंजेस कर सकते हैं यदि स्टैच्यू ऐसा बोलता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऐसा बोलता है, और या फिर आपके मेथड्स के चेंज करने से आपकी अकाउंटिंग की बेटर प्रेजेंटेशन हो सकती है, तो फिर आप कंसिस्टेंसी मेथड को ओवरराइड कर सकते हो, यानी कंसिस्टेंसी मेथड को बुला सकते हो। लास्ट वन इज एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूअल बेसिस का मतलब क्या हुआ, आपकी अकाउंटिंग जनरली 2 तरीके से हम कर सकते हैं, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस कहीं यूज नहीं होता, कहीं नहीं, सभी जगह जहां भी हम अकाउंटिंग करते हैं एक्रूअल बेसिस का ही इस्तेमाल होता है। एक्रूअल बेसिस का मतलब क्या होता है, एक्रूअल बेसिस का मतलब होता है whether the cash is received or not we must recognize income or expenses। मतलब सर, मतलब ये बच्चे, यदि आपने 10 लाख रुपए का सेल किया उधार क्रेडिट बेसिस पे, तो वह भी सेल रिकॉर्ड होगा। 5 लाख का आपने कैश सेल किया तो 10 लाख का क्रेडिट सेल, 5 लाख का कैश सेल, 10 + 5 15 लाख का आप सेल्स बुक करोगे। ये नहीं कि उधार हमने बेचा है, चूंकि पैसे नहीं मिले तो हम सेल्स को रिकॉग्नाइज ना करें, ऐसा नहीं होता है। पैसे मिले ना मिले आपको अपने इनकम और एक्सपेंसेस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज करना ही करना है, इसलिए इसका नाम दिया गया है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक, मान के चलो आपने रेंट पे किया 2 लाख रुपया, 1 लाख रुपया आपने रेंट नहीं पे किया, 2 लाख पे कर दिया, 1 लाख पे करना है नहीं किया, तो एक्सपेंस कितना बुक करोगे, 3 लाख। 3 लाख क्यों, एक्रूअल बेसिस, रेंट तो कितना देना है आपको, 3 लाख ही देना है ना, आपने कितना दिया नहीं दिया उससे कोई मतलब नहीं है, दैट इज द एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। यानी कि 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस देखे हमने, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल, जिसका मैंने नाम दिया सांस लेना। और सांस चूंकि आप ले रहे हो तो इसे डिस्क्लोज नहीं करना है, सांस नहीं ले रहे हो मतलब तुम इन तीनों में से किसी भी मेथड को यूज नहीं कर रहे हो, तो फिर आपको डिस्क्लोज करना ही करना है। ठीक है, आ रही है आपको बात समझ में, थैंक यू। रिमेनिंग हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे।